पूरे सफर में हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, ये सुप्रीम कोर्ट है क्या भला? फिर देखेंगे कि इस बड़ी सी संस्था में बैठता कौन है। ये भी जानेंगे कि जजों को अपॉइंट करने का वो दिलचस्प प्रोसेस क्या है। इसके बाद हम कोर्ट की जबरदस्त शक्तियों को समझेंगे और आखिर में इस बात की तह तक जाएंगे कि ये संस्था हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट असल में है क्या? हम सब ने ये नाम तो सुना ही है, पर देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय या एपेक्स जुडिशियल बॉडी होने का असल मतलब क्या होता है? देखिए, इसकी जड़ें आज़ादी से भी पहले 1937 के फेडरल कोड तक जाती हैं, लेकिन जो असली कहानी है वो शुरू होती है 1950 में। 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद मतलब 28 जनवरी को भारत के नए और शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट का जन्म हुआ। इसने अंग्रेजों के जमाने के फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल दोनों की जगह ले ली और बन गया भारत में न्याय का आखिरी दरवाजा। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये कि ये अपील की अंतिम अदालत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो बस बात खत्म। उसके ऊपर कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। यही संविधान का रक्षक भी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। इतनी शक्तिशाली संस्था में कौन लोग बैठते हैं, इसकी बनावट कैसी है और एक जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? तो कुल मिलाकर कितने जज होते हैं? संसद ने ये संख्या तय की है 34। और हाँ, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। ये नंबर हमेशा से इतना नहीं था, समय के साथ साथ इसे बढ़ाया गया है, लेकिन आज की तारीख में ये 34 है। इस पूरी टीम के कैप्टन होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश या कहें तो सीजेआई। अभी ये जिम्मेदारी जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ संभाल रही हैं। वैसे सीजेआई को एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल भी मिला हुआ है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वही ये तय करते हैं कि कौन सा केस किस जज की बेंच सुनेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन कैसे सकता है? पहली शर्त तो सीधी है, भारत का नागरिक होना। फिर या तो वो इंसान कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या फिर उसने 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो। वैसे एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, मतलब कानून का एक असाधारण विशेषज्ञ। अब आते हैं सबसे अहम और थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल पर। इन जजों को चुनता कौन है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी न्यायपालिका की आज़ादी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कोलेजियम सिस्टम के जरिए होती है। अब ये क्या है? ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जिसमें आप कह सकते हैं कि जज ही जजों को चुनते हैं। इसमें भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर ये तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। इसका मकसद ये पक्का करना है कि अपॉइंटमेंट्स पर सरकार या किसी बाहरी एजेंसी का कोई दबाव न हो। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले कोलिजियम कुछ नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है। फिर कानून मंत्रालय उन नामों की जांच पड़ताल करके उसे प्रधानमंत्री के पास भेजता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आखिर में अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हैं। और एक बार कोई जज नियुक्त हो गया तो वो 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बना रहता है। यही उनका कार्यकाल होता है। अब हम कोर्ट के कामकाज की एकदम कोर में चलते हैं। हमारा चौथा सवाल है, कोर्ट की शक्तियां क्या क्या हैं? चलिए इसके अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हम मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं: ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी और रिट। हाँ, ये नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर चलिए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि कुछ केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो जाए। अपीलेट का मतलब है कि अगर कोई किसी हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और एडवाइजरी अधिकार के तहत देश के राष्ट्रपति किसी भी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और अब आते हैं कोर्ट के सबसे बड़े हथियार पर, रिट जारी करने की शक्ति। ये हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। जैसे एबियस कॉर्पस रिट का मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है।
इसी तरह की और भी 4 शक्तिशाली रिट्स हैं जो ये पक्का करती हैं कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। भारत जैसे लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट आखिर इतना मायने क्यों रखता है? इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। यह संविधान और कानूनों का अंतिम व्याख्याकार है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कानून का मतलब क्या है या संविधान क्या कहना चाहता है, इस पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही फाइनल माना जाएगा। एक तरह से गेम के रूल्स क्या हैं, ये आखिर में यही तय करता है। तो अगर सारी बात को समेटें तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये हमारे संविधान का गार्डियन है, हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर है, केंद्र और राज्यों के बीच पावर को बैलेंस करता है और सबसे बढ़कर ये पक्का करता है कि देश में कानून का राज चले, किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो ये पूरी चर्चा खत्म करते हुए एक सवाल आपके सोचने के लिए, भारत जैसे एक विशाल और लगातार विकसित हो रहे लोकतंत्र में देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे जरूरी भूमिका क्या होनी चाहिए? संविधान की रक्षा करना या फिर एक आम नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करना? इस पर जरूर सोचिएगा।